अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लक्षद्वीप के दौरे पर। राष्ट्रपति ने कवरत्ती में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ की बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गुजरात दौरे के आखिरी दिन गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया भाग। सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। ईपीएमसी किसान भवन के उद्घाटन के साथ जूनागढ़ जिला बैंक मुख्यालय का भी किया शिलान्यास। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आज अमृतसर में लेबर 20 की 2 दिवसीय प्रारंभिक बैठक के पहले दिन अलग अलग सत्रों में बैठकों का दौर रहा। सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण सहित तमाम अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को बुरी तरह से हराया। भारतीय टीम सिर्फ 117 रनों का टारगेट ही बना सकी। कंगारू टीम ने 11 ओवर में 121 रन बनाकर मैच को किया अपने नाम। और भारत के रोहन बोपन्ना ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर इंडियन वेल्स मास्टर्स के पुरुष युगल का जीता खिताब। 43 साल की उम्र में एटीपी मास्टर्स 1000 जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के बने खिलाड़ी। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों को देखेंगे विस्तार से। आपको बता दें, दक्षिण भारत की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने कवरत्ती में स्वयं सहायता समूहों की सदस्य महिलाओं के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने प्रत्येक सदस्य के अनुभवों को सुना और समूह के कार्यों की जानकारी ली। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल शाम कवरत्ती में एक नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लक्षद्वीप के नीले लैगून में देश का पहला वाटर विला बनाया जाएगा, जिससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकास के साथ प्रकृति के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस तरह की अनोखी पहल पूरी दुनिया के लिए इको टूरिज्म के मॉडल के रूप में उभर सकती है। राष्ट्रपति ने अमिनी और कल्पेनी द्वीपों के लिए अलवड़ीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। और गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। गृह मंत्री ने विभिन्न विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मेधावी छात्र छात्राओं को डिग्रियां वितरित की। इस दौरान शाह ने समारोह को संबोधित किया और कहा कि यदि हर नागरिक अपना एक संकल्प पूरा करता है तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। साथ साथ विश्व का कल्याण करने की भी सोच रखे, इस प्रकार की ये शिक्षा नीति के अंदर सभी व्यवस्था है। एक प्रकार से आप समझ पाओ, ऐसी भाषा में कहूं तो ग्लोबल सिटीजन बन पाओ, इस प्रकार की सभी व्यवस्थाएं इसके अंदर है। जो श्री अरविंद ने विश्व मानव की कल्पना की थी, वो विश्व मानव की कल्पना को चरितार्थ करने के लिए इस शिक्षा नीति के अंदर बहुत बड़ी व्यवस्था है। शिक्षा नीति में ट्रस्ट दिया गया है मातृभाषा पर। मैं मातृभाषा के अंदर शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, मातृभाषा की बोलचाल बढ़े, मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई बढ़े, इसका बड़ा पक्षधर हूं। कई लोग मुझे कई बार कहते हैं कि आपके विचार दकियानुसी विचार है। मैं उनसे कोई जवाब नहीं देता, परंतु मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि व्यक्ति मातृभाषा से अच्छा किसी भी भाषा में सोच नहीं सकता है। व्यक्ति मातृभाषा से अच्छा किसी भी भाषा में सोच नहीं सकता है। ये बात को हमने शिक्षा का मूल वाक्य मानकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मातृभाषा ही व्यक्ति के अंदर जो सोचने की क्षमताएं हैं, इसको अनेक पंख लगा देती है। मातृभाषा ही विश्लेषण की क्षमताओं को बढ़ाती है। मातृभाषा ही
तर्क को धार देती है। मातृभाषा ही निर्णय पर पहुंचने के लिए आत्मविश्वास पैदा करती है और मातृभाषा ही अभिव्यक्ति में बोल्डनेस लाती है, अभिव्यक्ति के अंदर निर्भीकता लाती है। अगर हम अपनी मातृभाषा में सोचना शुरू करें तो मैं निश्चित रूप से करता हूं, विशेषकर जो विद्यार्थी शोध कार्य कर रहे हैं, आपके शोध कार्य में पैनापन लाना है, आपको शोध कार्य में अंजाम तक लाना है, ले जाना है, तो आप अपनी मातृभाषा में सोचिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। इसलिए इस शिक्षा नीति के अंदर हमने व्यवस्था करी है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। और मैं तो वहां तक कहता हूं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भी मातृभाषा में शिक्षा करनी चाहिए। और हमारी भाषाएं तो लचीली है, हमारे शब्दकोश को हम बढ़ा सकते हैं। मानो गुजरात में आप है, मेरे सामने भागेश भाई बैठे, गुजराती शब्दकोश की रचना में हम मेडिकल साइंस के कई सारे शब्दों को गुजरात के शब्द कर स्वीकार कर सकते हैं। हम बड़ा बनाए शब्दकोश को। अगर टेक्निकल एजुकेशन के कुछ मूल शब्द गुजराती भाषा में नहीं है तो दूसरी भाषा के हम स्वीकार कर ले। हमारी भाषाएं बड़ी लचीली है, इसको विस्तृत। और इससे पहले अपने गुजरात दौरे के अंतिम दिन अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और सोमनाथ ट्रस्ट के मोबाइल ऐप का उद्घाटन भी किया। अमित शाह के साथ उनके परिजन भी मौजूद थे। आज दिन की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में ईपीएमसी किसान भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद गृह मंत्री ने जूनागढ़ जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास भी किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादों, और आपको सीधे लिए चलते हैं दोबारा गुजरात और संस्थाओं से देश में किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, ऐसा कहा गृह मंत्री ने। और अब अगली खबर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज भाजयुमो राष्ट्रीय युवा संसद का उद्घाटन किया और भाजयुमो के विभिन्न राज्यों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए यूथ पार्लियामेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि युवाओं की आवाज को हम कैसे समावेश करते हैं। यूथ पार्लियामेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको देश के लिए तैयार करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश को एक नई दिशा देने के लिए लोगों की जो वॉइसेस हैं उसको एक सीजन तरीके से कैसे रखा जा सकता है, यह हमको यूथ पार्लियामेंट में समझ में आता है। और इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इन वॉइसेस को किस तरीके से समावेश कर सकते हैं, कलेक्टिव विजडम को कैसे समावेश कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट करते हुए एक मैच्योर डेमोक्रेसी के पार्ट एंड पार्सल बन सकते हैं। इन सबको प्रैक्टिस करने का इस यूथ पार्लियामेंट में आप सबको मौका मिलेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि तमिलनाडु मंदिरों, अध्यात्म, समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु वह प्रदेश है जो सबसे एंशिएंट लैंग्वेज के लिए जाना गया है। यह तमिलनाडु मंदिरों के लिए, अध्यात्मवाद के लिए, वेदास के लिए, लैंड ऑफ वेदास के लिए, लैंड ऑफ रिच हिस्ट्री के लिए और कल्चरल हेरिटेज के लिए तमिलनाडु जाना गया है। तमिलनाडु वो धरती है जहां उथिमेरूर नाम का गांव, जिसमें इंस्क्रिप्शन पर लगभग 1100 साल और 1200 साल पहले यह लिख दिया गया था अपना संविधान। सो हम सबको समझना चाहिए कि इन वर्ल्ड्स एंशिएंट डेमोक्रेसी वाज प्रेवलेंट इन तमिलनाडु। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।
शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितनी बार समझाया बच्चा पार्टी, हाथ धोकर करो अपनी पार्टी। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और चलिए रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के घर आज दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची। श्रीनगर में भारत जोड़ो के दौरान राहुल गांधी के यौन उत्पीड़न पीड़ितों पर दिए गए बयान के सिलसिले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा उनके घर पहुंचे। दिल्ली के स्पेशल सीपी कानून व्यवस्था सागरप्रीत हुड्डा ने मीडिया को बताया कि हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की थी, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं मिली। आज तीसरी बार पुलिस उनके आवास पर गई थी, लेकिन अभी तक सांसद महोदय ने कोई जानकारी नहीं दी है। ये जानकारी जुटाने की कोशिश की थी जैसे ही इनका बयान आया था, तो कि हम अपने जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से कि उनकी संज्ञान में कोई बात आई हो, कहीं पे किसी महिला ने राहुल गांधी जी से बात की हो इस विषय में, ताकि हमें पता लग सके और हम कानूनी कार्रवाई शुरू करें। हमारी जो लोकल छानबीन थी उसमें हमें कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिली। इसके पश्चात हमने ये विचार किया कि राहुल गांधी सांसद महोदय से ही इस विषय में जानकारी ली जाए। कुछ समय पहले हमने पता किया था तो ये विदेश यात्रा पर थे। जैसे ही विदेश यात्रा से लौटे हैं दिल्ली पुलिस ने उनसे संपर्क किया है और अभी भी आज तीसरी बार पुलिस उनके रेजिडेंस पर गई थी उसी जानकारी को जुटाने के लिए, लेकिन अभी तक हमें कोई जानकारी सांसद महोदय ने नहीं दी है। और भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक महिला के साथ रेप हुआ है और राहुल गांधी ने सांसद के रूप में देश के सामने ये बात कही, तो क्या ये जानकारी पुलिस के पास होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। क्या ये पुलिस का कर्तव्य नहीं है, दायित्व तो नहीं है? यदि किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी महिला के साथ रेप हुआ है, किसी महिला के साथ बदसलूकी हुई है और राहुल गांधी जी देश के एक सांसद के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या यह जानकारी पुलिस के पास नहीं होनी चाहिए? और अगर पुलिस नोटिस लेके राहुल गांधी जी को डिलीवर करती है, राहुल गांधी जी उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राहुल गांधी जी पुलिस से मिलते नहीं हैं और आज पुलिस दोबारा कानून के अंतर्गत नोटिस डिलीवर करने राहुल गांधी जी के घर पर जाती है, 2-3 घंटे इंतजार करती है, राहुल गांधी जी से मिल करके उन्हें नोटिस डिलीवर करके उनसे निवेदन करती है कि उन महिलाओं के बारे में हमें बताइए ताकि संविधान के अनुसार कानून के हिसाब से हम काम कर सके, पूरे कांग्रेस में हाहाकार मच जाती है कि लोकतंत्र खतरे में है। और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी के बयान पर कहा है कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो कौन सा केस है जिसकी वो बात कर रहे थे। राहुल गांधी को ऐसे झूठ बोलकर सनसनी नहीं फैलानी चाहिए। अगर राहुल गांधी ने झूठ बोला है तो उन्हें आगे आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने बोला तो उनको बताया जाना चाहिए ना पर्टिकुलर केस कौन सा है। तो इस तरह से तो आप देश में सनसनी नहीं फैला सकते और झूठ बोल करके भी कोई नहीं निकल सकता। इतना जिम्मेदार व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो सारे जम्मू कश्मीर पुलिस पे, पूरी व्यवस्था पे, सब पे सवाल उठता है। और किसी बहन बेटी के साथ कुछ भी गलत हो जाए तो जम्मू कश्मीर सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये यही चाहेगी कि इसको तुरंत इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और उसमें न्याय किया जाए। अब अगर राहुल गांधी जी बोल करके, झूठ बोल करके आगे चले गए हों तो उनको बताना चाहिए, माफी मांगना चाहिए देश से कि हमने ये गलत इमेज बनाने के लिए झूठ बोला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माटी के महायोद्धा पुस्तक का विमोचन किया।
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को समझने के लिए इतिहास को समझना जरूरी है। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, बल्कि विजय का इतिहास है। भारत को समझने के लिए इतिहास को सही रूप में समझना जरूरी है। इतिहास को सही नजरिए से देखने और समझने की भी जरूरत है। आजादी से पहले औपनिवेशिक शक्तियों ने हमें वह इतिहास पढ़ाया जो बेहद पक्षपातपूर्ण था और इसने हमारी सभ्यता की महानता और हमारे लोगों की शौर्य को नजरअंदाज किया है। भारतीयों को हमेशा हारे हुए लोगों के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, बल्कि विजय का इतिहास है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में आयोजित ब्राह्मण महापंचायत में शिरकत की। इस महापंचायत में देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए साधु संतों ने हिस्सा लिया। इस महापंचायत में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर राजस्थान में भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि जहां वर्ष 2009 से 2015 के बीच रेलवे का बजट राजस्थान के लिए सिर्फ 690 करोड़ का होता था, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार के आने के बाद अब ये बजट 14 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, यानी तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इस अवसर पर रेल मंत्री ने भगवान परशुराम के नाम से एक डाक टिकट का भी विमोचन किया और समस्त समाज को देश कल्याण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की कृषि पद्धति को विश्व के लिए उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा है कि 10,000 साल से हमारी मिट्टी बेहतरीन उपज दे रही है और इसमें मुख्य भूमिका गौवंश की है। मोहन भागवत मेरठ के हस्तिनापुर में भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित गौ आधारित जैविक कृषि कृषक सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अफ्रीका की कुंवारी जमीन को पश्चिमी लोगों ने रसायनों का प्रयोग करके 400 साल में बंजर बना दिया था, लेकिन भारत की जमीन 10,000 साल के बाद भी उपजाऊ बनी हुई है। खेती की तात्कालिक उपज बढ़ाकर, अनाप शनाप बढ़ाकर अन्न को, जल को, भूमि को, वायु को, मनुष्यों के शरीर को विषयुक्त बनाने वाले तंत्र का लंबा अनुभव हम ले चुके। उसके नुकसान हमारे साक्षात है और उससे भी लंबा अनुभव जो हमारे विस्मृति में चला गया वो हमारे अपने तंत्र का है। वो स्व का तंत्र, अपनी कृषि का तंत्र, गौ आधारित कृषि का तंत्र। 10,000 साल हमारी जमीन जोती जा रही है, आज भी वो उपजाऊ है। अफ्रीका की कुंवारी जमीन थी, पाश्चात्य लोग वहां गए, अपने तंत्र से खेती की, 400 साल के अंदर वो बंजर बन गई। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब कुछ अन्य खबरों का रुख करेंगे। वारिस पंजाब दी के प्रमुख अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने अभियान चला रखा है। आज पुलिस ने अमृतपाल सिंह द्वारा बचकर निकलने के लिए इस्तेमाल किया गया वाहन जब्त कर लिया है। जालंधर पुलिस के अनुसार करीब 20-25 किलोमीटर तक पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन वो भागने में सफल रहा। पुलिस ने एक नंबर बरामद किया है, हथियार और 2 कार भी जब्त किए हैं। उसकी तलाश जारी है और जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं अमृतसर ग्रामीण एसएसपी सतेंद्र सिंह ने कहा है कि कल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कल रात उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्राथमिकी में अमृतपाल सिंह मुख्य आरोपी है। उनके पास से 12 बोर के 6 हथियार बरामद किए गए हैं और सभी हथियार अवैध हैं। वहीं जालंधर में पंजाब पुलिस ने लोगों को कानून व्यवस्था पर विश्वास दिलाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस के मुताबिक वो भगोड़े अमृतपाल के आईएसआई कनेक्शन को लेकर भी जांच कर रहे हैं। पुलिस ने अमृतपाल की एक गाड़ी भी बरामद की, जिसमें हथियारों के साथ 57 जिंदा कारतूस और एक वॉकी टॉकी सेट बरामद हुआ है। नागपुर में होने वाले C20 सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज के G20 की अध्यक्षता मिलना बड़े गर्व की बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 को जन भागीदारी से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से नागरिकों के सुझाव G20 प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं। C20 इस बात पर विचार विमर्श करेगा कि नागरिक समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अम्मा के C20 से जुड़ते ही एक बड़ा वर्ग C20 से जुड़ जाता है। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिलना बड़े सम्मान की बात है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पीपल्स पार्टिसिपेशन के साथ जोड़ा है। जन भागीदारी से जनता के जो सुझाव इसमें आ रहे हैं, जनता के जो पूरा G20 में जो ये योगदान हुआ है और इसके अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप्स भी जो हैं, उसमें जैसे मान लीजिए यूथ 20 है या C20 है, इन दोनों में ही सिविल सोसाइटी का योगदान रोल कैसे हो। जैसे आज अम्मा यहाँ पर आ रही हैं तो उनके आने से एक बहुत बड़ा वर्ग साथ में जुड़ता है। यूथ 20 में हम लोग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में गए तो बहुत सारे युवाओं ने उसमें अपने सुझाव दिए, बहुमूल्य सुझाव दिए। आज के युवा को एक ऐसा मंच मिला जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने सुझाव उनके पहुंच सकते हैं। G20 देशों के श्रमिक संघों के पहले श्रम 20 यानी कि L20 का 2 दिवसीय सम्मेलन पंजाब के अमृतसर में जारी है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन आज अलग अलग सत्रों में बैठकों का सिलसिला चलता रहा। कुछ विशेषज्ञ ऑनलाइन माध्यम से भी इन बैठकों से जुड़े। L20 के चेयरमैन और भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरेनमय पंड्या ने अपने उद्घाटन भाषण में भारत आए सभी विदेशी अतिथियों समेत देश भर से पहुंचे श्रमिक नेताओं और विशेषज्ञों का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सम्मेलन श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों को हल करने में राह दिखाएगा। सम्मेलन में विश्व सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई और कल समापन अवसर पर इस मुद्दे पर एक संयुक्त वक्तव्य आने की भी संभावना है। इसके अलावा श्रमिकों की सम्मानजनक आजीविका और रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का पलायन, कौशल विकास और कौशल उन्नयन और मालिक, कर्मचारी और सरकार की जिम्मेदारी समेत श्रमिकों से जुड़े अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। G20 के तहत विभिन्न सहभागिता समूहों में से L20 एक है। इसमें G20 देशों के श्रमिक संघों के नेता और प्रतिनिधि शामिल हैं, जो श्रम संबंधी मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से विश्लेषण और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करते हैं। संसद परिसर में तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल PS मोहन राव की किताब का विमोचन किया गया। पुस्तक का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि PS राम मोहन राव 1956 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। उन्होंने एक लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक जीवन जिया है, जिसकी विभिन्न पहलुओं की झलक उनके द्वारा लिखी गई किताब में देखने को मिलती है। I wish to commend the author for his vision and efforts to document what I consider a very comprehensive account of his distinguished public service journey in 1956 when he joined the Indian Police Force. PS Rama Rao, next to his college friends, has traversed 6 decades
public service exemplifying sublime commitment to duty, effecting ever furtherance of public interest. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वर्तमान में संसद में चल रहे गतिरोध पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा, पक्ष या विपक्ष अपने राजनीतिक विरोध के बावजूद लोकतंत्र के हित में संसद को सुचारू रूप से चलाने की उनकी जिम्मेदारी है। I personally feel with my little experience that Parliament should function. This responsibility do not lie on one party, this party or that party, every party for that matter. They should help in proper functioning of the House. You can agree to disagree, you can protest, you can talk out and walk out, but don't make a breakout. और बात खेलों की करें तो विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 234 गेंद शेष रहते टीम इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही कंगारुओं ने 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। भारतीय टीम पहले खेलने के बाद सिर्फ 117 रन ही बना सकी थी। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 11वें ओवर में ही लक्ष्य का पीछा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 30 गेंदों में 51 और मिचेल मार्श ने 36 गेंदों में 66 रन जोड़े। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेक करने चाहता है कि मुसलमान आज सवाल है। आसान नहीं